ये आपके दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ है और आप लोग देखते हैं कि शाम के 6 बजे तक आपके संपादकीय पाठ की क्लास आपको मिल जाती है। और संपादकीय पाठ जो रहता है, एडिटोरियल जो रहते हैं, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं, तो काफ़ी मदद पहुंचाते हैं। और इंटरव्यू में भी आप लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। एक मार्गदर्शक आचार का जाना, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए। तो जीवन में हमें बहुत कम ऐसे लोगों से मिलते हैं और जिनके निकट जाते ही मन मस्तिष्क एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे व्यक्तियों का स्नेह और उनका आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी पूंजी होता है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज मेरे लिए ऐसे ही थे और उनके समीप अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता था। आचार्य जी जैसे संतों को देखकर यह अनुभव होता था कि कैसे भारत में अध्यात्म किसी अमर और अजसत जलधारा के समान अविरल प्रवाहित होकर समाज का मंगल करता रहता है। आज मुझे उनसे हुआ संवाद बार बार याद आ रहा है। पिछले साल नवंबर में छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के चंदगिरी जैन मंदिर में उनके दर्शन करने जाना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात थी। तब मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि आचार्य जी से मेरी यह आखिरी मुलाकात होगी। उस दौरान उन्होंने पितातुल्य भाव से मेरा ख्याल रखा और देश सेवा में किए जा रहे प्रयासों के लिए मुझे आशीर्वाद भी दिया। और देश के विकास और विश्व मंच पर भारत को मिल रही सम्मान पर उन्होंने प्रसन्नता भी व्यक्त की थी। और उनका जाना उस अद्भुत मार्गदर्शक को खोने के समान है जिन्होंने मेरा और अनगिनत लोगों का मार्ग निरंतर प्रशस्त किया है। और भारतवर्ष की यह विशेषता रही है कि यहाँ की पावन धरती में निरंतर ऐसे महान विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने लोगों को दिशा दिखाने के साथ साथ समाज को भी बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी महान परंपरा में आचार्य विद्यासागर जी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने वर्तमान के साथ ही भविष्य के लिए भी एक नई राह दिखाई। उनके जीवन का हर अध्यात्म, अद्भुत ज्ञान, असीम करुणा और मानव के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता को से शोभित है। और आचार्य जी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र की त्रिवेणी थे। करुणा और सेवा तपस्या से परिपूर्ण आचार्य जी का जीवन भगवान महावीर के आदर्शों का प्रतीक और जैन धर्म की मूल भावना का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। हर व्यक्ति के लिए उनका प्रेम यह बताता है कि जैन धर्म में जीवन का महत्व क्या है। उन्होंने सत्यनिष्ठा के साथ यही सीख दी कि विचारों, शब्दों और कर्मों की पवित्रता कितनी बड़ी होती है। उन्होंने हमेशा जीवन के सरल होने पर जोर दिया। उनके जैसे व्यक्तित्व के कारण ही आज दुनिया को जैन धर्म और भगवान महावीर के जीवन से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। वह जैन समुदाय के साथ ही अन्य समुदायों के भी बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर जी बनने तक की उनकी यात्रा ज्ञान प्राप्ति और उस ज्ञान से पूरे समाज को प्रकाशित करने की उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दिखाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा ही एक न्यायपूर्ण और प्रबुद्ध समाज का आधार है। सच्चे ज्ञान के मार्ग के रूप में स्वाध्याय और आत्म जागरूकता के महत्व पर उनका विशेष जोर था। उनकी इच्छा थी कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हो। वह कहा करते थे कि चूंकि हम अपने अतीत के ज्ञान से दूर हो गए, इसलिए वर्तमान में हम अनेक बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अतीत के ज्ञान में वह आज की अनेक चुनौतियों का समाधान देखते थे। जल संकट को लेकर वह भारत के प्राचीन ज्ञान से अनेक समाधान सुझाते थे। उनका यह भी विश्वास था कि शिक्षा वही है जो स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करे। आचार्य जी ने कैदियों की भलाई के लिए भी विभिन्न जेलों में काफी कार्य किया। कई कैदी रिहाई के बाद अपने परिवार से पहले आचार्य जी से मिलने जाते थे और आचार्य जी को देश की भाषाई विविधता पर बहुत गर्व था। वह हमेशा युवाओं को स्थानीय भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने स्वयं ही संस्कृत, प्राकृतिक और हिंदी में कई रचनाएं की हैं। एक संत के रूप में वह शिखर तक पहुंचने के बाद भी जिस प्रकार जमीन से जुड़े रहे, यह उनकी महान रचना मूक माटी में दिखाई पड़ती है। वह अपने कार्यों से वंचितों की आवाज भी बने। वास्तव में उन्होंने उन क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए जहां उन्हें ज्यादा कमी दिखाई पड़ी। उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य को आध्यात्मिक चेतना के साथ जोड़ने पर बल दिया ताकि लोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकें। मैं विशेष रूप से भावी पीढ़ियों से यह आग्रह करूंगा कि वे राष्ट्र निर्माण के प्रति विद्यासागर जी की प्रतिबद्धता के बारे में व्यापक अध्ययन करें। वह मतदान के प्रबल समर्थकों में से एक थे और मानते थे कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। और उनका कहना था कि लोक नीति लोक संग्रह नहीं बल्कि लोक संग्रह है। और आप देखिए, इसलिए नीतियों का निर्माण निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए।
आचार्य जी का गहरा विश्वास था कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिकों के कर्तव्य भाव के साथ ही परिवार, समाज और देश के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की नींव पर होता है। उन्होंने लोगों की को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज जब हम विकसित भारत के निर्माण की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, तब कर्तव्यों की भावना और जानना महत्वपूर्ण हो जाती है। एक ऐसे कालखंड में जब दुनिया भर में पर्यावरण पर कई तरह के संकट मंडरा रहे हैं, तब आचार्य जी का मार्गदर्शन हमारे बहुत काम आने वाला है। और उन्होंने एक ऐसी जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया जो प्रकृति को होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक हो। यही तो मिशन लाइफ है और जिसका आह्वान भारत ने वैश्विक मंच पर किया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था में कृषि को सर्वोच्च महत्व देते हुए खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने पर बल दिया है। मुझे विश्वास है कि वह नमो ड्रोन दीदी अभियान की सफलता से बहुत खुश होते। आचार्य जी देशवासियों के मन मस्तिष्क में सदैव जीवंत रहेंगे। उनकी अविश्वसनीय स्मृति का सम्मान करते हुए हम उनके मूल्यों को मूर्त रूप देने के लिए विधिबद्ध हैं। यह न सिर्फ उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि होगी, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे बीच नहीं रहे ना आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, तो उन्हीं के से संबंधित ये आर्टिकल प्रधानमंत्री साहब ने लिखा है। चाल चरित और चेहरे की बातें। ये चूंकि आम चुनाव निकट है, इसलिए संघ साधन की पवित्रता की ओर अधिक अनदेखी के लिए तैयार है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना, 2024 में लोकसभा के चुनाव है। 543 सीटें हैं लोकसभा की हमारे भारत में, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। क्योंकि आप देखिए नेताओं का यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लगा रहेगा आना जाना, इसका गठबंधन उससे, उसका इससे चलता रहेगा। यहाँ भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ऊर्जा, दया। दया वह देवीय भाव है जिसके उत्पन्न होते ही मनुष्य का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। दया के भाव से आत्मा का उन्नयन होता है, क्योंकि यह दया एक देवीय गुण है। धर्म ग्रंथ में इसे परमात्मा की निजी गुण भी कहा गया है। दया के आचरण से मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है और इससे भगवान को पा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा भी है कि सर्व प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। और इस प्रकार दया मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व स्थान रखती है, क्योंकि परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके भीतर एक दयालु हृदय होता है और जिसमें परमात्मा का प्रकाश विस्फुटित होता है। एक दयालु हृदय में परमात्मा का वास होता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं दया स्वरूप है और भगवान को दया सिंधु कहा जाता है। दया के आचरण से मनुष्य के भीतर भी अन्य कई प्रकार के देवीय गुण स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। दया और सत्य एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, और जहाँ दया नहीं वहाँ सत्य भी नहीं होता है। और इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य में न सिर्फ परमात्मा को पाने की शक्ति निहित होती है, बल्कि स्वयं देवत्व को धारण करने की भी पूर्ण संभावना उसके भीतर होती है। जो दूसरों पर दया नहीं करता है उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दया का एक संस्पर्श पाकर ही समस्त हिंसा, द्वेष, घृणा एवं लोभ, मोह आदि नकारात्मक भाव की भीषण लपेटें शांत हो जाती हैं। इसकी अपार शक्ति के प्रभाव से हिंसक भी अहिंसक तथा शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दया से धरती पर प्राचीन प्राणियों का भला तो होता ही है, परमात्मा की यह सृष्टि भी संतुष्ट एवं प्रसन्न होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दया को ही धर्म का मूल बताया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभियान है। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ये चुनावी छलबल बेनकाब, ये आप देखिए चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में गड़बड़ी की गई है, और यह चुनाव वाले ही दिन तब स्पष्ट हो गया था जब कांग्रेस के समर्थन के चलते पर्याप्त संख्या बल वाले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन हुआ था उसके पास बहुमत था, फिर भी आप देखते हैं कि बीजेपी जीत गई थी। भाजपा प्रत्याशी की जीत की अप्रत्याशित घोषणा इस आधार पर की गई थी कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले 8 मत अवैध पाए गए
और यह इसलिए समझ से परे था क्योंकि एक तो अवैध करार दिए गए सभी मत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के खाते के थे। दूसरे, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह एक वीडियो में मतपत्रों में कुछ लिखते हुए दिख रहे थे। इस पर हैरानी नहीं कि भाजपा से जुड़े पीठासीन अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह नहीं साफ कर सके कि वह मतपत्रों पर क्या लिख रहे थे और क्यों। यदि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार के साथ अवमानना नोटिस का सामना करना पड़ा तो इसके लिए वह उत्तरदायी है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जैसे तथ्य सामने आए उन्हें देखते ही उसके पास यही विकल्प था कि या तो वह मेयर चुनाव फिर से कराने का आदेश दे या अथवा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दे। और फिर से चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में मिल गए तो उनका बन जाता। चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खुला खिलवाड़ करने वाले इस मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के साथ ही कथित रूप से मेयर का चुनाव जीते भाजपा प्रत्याशी को यह आभास हो गया कि उनके पास अपने बचाव में कुछ कहने बताने को नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद भी यह प्रश्न तो अनुत्तरित है कि आखिर पीठासीन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया से खिलवाड़ क्यों किया। क्या पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए अपनी ओर से या फिर किसी अन्य के कहने से? इस प्रश्न का उत्तर भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी तलाशना होगा, क्योंकि वह ऐसे गंभीर आरोपों के घेरे में है और उसके नेता मेयर तक का चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने और मनमानी करने को तैयार हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि भाजपा एक और आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते पर 370 सीटें जीतने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर एक अदद मेयर का चुनाव जीतने के लिए ऐसे जतन करती दिख रही है जो उसकी फजीहत का कारण बनी। लोकतंत्र में संख्या बल का सम्मान किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भाजपा ऐसा करती हुई नहीं दिखाई दी। ऐसे रवैये से उनकी छवि बिगड़ेगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ उसके लिए भाजपा पीठासीन अधिकारी को जिम्मेदार बताकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकती है। उसे यह अनुभूति होनी चाहिए कि पीठासीन अधिकारी ने जो काम किया उसके कारण उसे न केवल कटघरे में खड़ा होना पड़ा, बल्कि उसके विरोधियों को यह कहने का अवसर भी मिला कि वह चुनाव जीतने के लिए छल बल का सहारा लेने में संकोच नहीं करती है। और आम आदमी पार्टी के जो आप देखते हैं कि मेयर घोषित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने। उद्यमियों का भरोसा। तो अपनी चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 से ज्यादा निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर यह साबित कर दिया है कि ईमानदारी नियत से यदि प्रयास किए जाए तो कितना भी बड़ा संकल्प हो वह सिद्धि तक पहुंच सकता है। कोई भी प्रदेश विकास के मार्ग पर तभी अग्रसर हो सकता है जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, और ऐसा तभी संभव है जब उद्यमी वहां निवेश करें। उत्तर प्रदेश आने में उद्यमी इसलिए कतराते हैं कि ना तो यहाँ कनेक्टिविटी की सुविधा है और ना ही कानून व्यवस्था का माहौल। योगी सरकार ने उद्यमियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों क्षेत्रों में तो तमाम काम किया ही है और उद्योगों की स्थापना में आने वाली जटिलताओं को भी दूर किया। यह सरकार की बड़ी सफलता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के चौथे पड़ाव तक प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा पूरी तरह बदल चुकी है। देश दुनिया के उद्यमी यदि यहाँ निवेश को आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रति उनका भरोसा बढ़ा है। किसी भी राज्य में उद्योग बढ़ते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। और JVC 0.4 में जितनी परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है उससे 34 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। और विशेष बात यह है कि निवेशकों की पहली पसंद पश्चिमांचल भले ही है, लेकिन प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की ओर उन्हें कदम बढ़ाए और पिछड़े माने जाने वाले पूर्वांचल और बुंदेलखंड को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को अनलिमिटेड पोटेंशियल की संज्ञा दी है, तो निवेशकों के रुझान को देखते हुए यह उचित ही है कि हालांकि यह उपलब्धि एक दिन में नहीं मिली। फरवरी 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट से शुरू हुई इस निवेश यात्रा ने वह मुकाम प्राप्त कर लिया जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित होगा। अब उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन माना जाने लगा। उन्नति की राह खोलती मातृभाषा। तो मानव जीवन में मातृभाषा का विशेष महत्व होता है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति एवं बौद्धिक विरासत की रक्षा करने, भाषाई तथा सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषावाद का प्रचार करने और दुनिया भर की विभिन्न मातृभाषाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा उनके संरक्षण के लिए यूनेस्को हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाता है। मातृभाषा की मदद से न केवल क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जानने समझने में सहायता मिलती है, बल्कि एक दूसरे से बातचीत करना भी आसान हो जाता है। यूनेस्को द्वारा मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा वर्ष 1999 में की गई थी। पहली बार सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जैसे जैसे अधिक से अधिक भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं, भाषाई विविधता खतरे में पड़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 40% आबादी को उस भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं है जिसे वे बोलते या समझते हैं, और कुछ क्षेत्रों में तो यह आंकड़ा 90% से भी ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में बोली जाने वाली करीब 6900 यानी कि 6900 भाषाएं हैं, और इनमें से आप देखिए 90% भाषाएं बोलने वाले लोग 1 लाख से भी कम है। चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में आप देखिए बोली जाने वाली इन 6900 भाषाओं में से करीब 43% भाषाएं लुप्त प्राय हैं। भारत में अब 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं
और 1635 मातृभाषाएं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों को अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है तथा भाषा के आधार पर भेदभाव को रोकता है। लुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत में लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना चलाई जा रही है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषाओं के विकास पर काफी ध्यान दिया गया और इसमें सुझाव दिया गया कि जहां तक संभव हो कम से कम 5वीं कक्षा तथा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार भी शिक्षा का माध्यम जहां तक व्यवहारिक हो बच्चे की मातृभाषा ही होनी चाहिए। और दरअसल प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने से यह छात्रों को उनकी पसंद के विषय तथा भाषा को सशक्त बनाने में मददगार साबित होगा। यह भारत में बहुभाषी समाज के निर्माण, नई भाषाओं को सीखने की क्षमता इत्यादि में भी मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उद्देश्य यही है कि न सिर्फ विश्व की सभी भाषाओं का सम्मान हो बल्कि लुप्त होती मातृभाषा के भाषाओं के संरक्षण के लिए प्रयास भी किए जाएं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें यूनेस्को, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखना चाहिए आपको। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी यूनेस्को की। यहाँ भी कॉलम रहते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल के नाम से जो टेलीग्राम है ना अपना, उस पर मिल जाएगी आपको। ऐतिहासिक निर्णयों के साथ समापन की ओर आप देखते हैं कि 70वीं लोकसभा समाप्त हो गई ना। अब नए चुनाव होंगे 18वीं लोकसभा के लिए। तो 2019 के मई में आरंभ 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्ति की ओर है अब। और आप देखते हैं कि इन 5 वर्षों में लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का लगभग 88% काम किया, जबकि राज्यसभा में भी लगभग 73% कामकाज किया गया। उत्पादकता की दृष्टि से यह अत्यंत संतोषजनक रहा है। और इस बार की लोकसभा एक और अनुभव की साक्षी बनी। वस्तुतः सितंबर 2023 में संसद एक नए भवन में स्थानांतरित होकर स्वतंत्र भारत की नई भारतीयता के रंग में रंग गई। नई संसद भवन। 17वीं लोकसभा का आकलन किया जाना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और विधायी क्षेत्र में जागरूक नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से यदि हम इस लोकसभा के कामकाज की समीक्षा करें तो अपने पूरे कार्यकाल में 17वीं लोकसभा की 274 बैठकें हुई। पिछली 4 लोकसभा में सबसे अधिक बैठकें इसी लोकसभा में हुई हैं। वैसे कोविड महामारी के कारण लोकसभा की सबसे कम बैठकें वर्ष 2020 में 33 दिन हुई थी। और इसका अर्थ है कि बदलते समय में लोकसभा अपनी उत्पादकता न केवल बढ़ा रही है बल्कि इसके प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ रही है। और यह परिपक्व होती संसदीय परंपरा का एक प्रमाण भी है। वैसे यह तथ्य भी सत्य है कि 17वीं लोकसभा कई ऐसे विपक्षी हंगामे की वजह से अशांत रही। कई सत्य इस कारण से खराब हुए। इस अशांति को रोकने और जनता के विश्वास को संसदीय गरिमा के अनुकूल बनाए रखने के लिए कुछ कठोर कदम भी उठाए गए। इस लोकसभा में बढ़ती उत्पादकता के कारण ही 179 बिल फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन बिल को छोड़कर पारित किए गए। वित्त और गृह मंत्रालय ने सबसे अधिक संख्या में बिल प्रत्येक 15% प्रस्तुत किए। उसके बाद कानून एवं न्याय 9%, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 9% मंत्रालयों का स्थान रहा है। देखिए, जब कानून बनाना होता है तो कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में लाया जाता है, उसे आप लोग बिल विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। देश के इतिहास में कुछ ऐसे बिल की इस लोकसभा में पारित हुए जिनका व्यापक ऐतिहासिक और गंभीर महत्व भी है। महिला आरक्षण बिल 2023 हो गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019, सीईसी नियुक्त बिल 2023, 3 श्रम संहिता, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, भारतीय साक्ष्य एक्ट 1872 की जगह लेने वाले 3 बिल, ऐसे ही कुछ विधेयक प्रमुख विधेयक हैं। और इस लोकसभा के दौरान यदि हम सरकारी बिल और सरकारी कामकाज के अलावा व्यक्तिगत सांसदों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल और संकल्पों को देखें तो इस मामले में भी बेहतर प्रदर्शन दिखा है। इस लोकसभा के दौरान गैर सरकारी सदस्यों के 729 प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किए गए, जो 16वीं लोकसभा को छोड़कर पिछली सभी लोकसभाओं में सबसे अधिक है। संसद के उद्देश्य के अनुरूप इस लोकसभा में कुल कामकाज का लगभग 31% और राज्यसभा में 32% समय कानून और बजट के अलावा अन्य चर्चाओं पर व्यतीत किया गया है। और इनमें संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण, सार्वजनिक महत्व के मामले और विश्वास मत पर चर्चा शामिल है। यह लोकसभा कई मामलों में उठी रही है और इसमें लगभग आप देखिए 15% सांसद महिलाएं हैं और 50% सांसद 60 साल से कम उम्र के हैं। अधिकतर सांसद नियमित रूप से लोकसभा में मौजूद रहे। लगभग 1/4 ने 90% से ज्यादा बैठकों में भाग लिया, जो स्वयं में बेहद संतोषजनक बात है। 17वीं लोकसभा में विशेष सत्र 2023 के दौरान सबसे अधिक उपस्थिति 92% दिखी गई। और इस लोकसभा का पहला सत्र
ही कई मायनों में ऐतिहासिक था, क्योंकि उस समय सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जुड़े कई कानून पारित किए गए और उस दौरान लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 30 बिल पारित किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। इस दौरान ऐसे कई ऐतिहासिक कार्य हुए जिनका प्रभाव दूरगामी और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक कार्य है जम्मू कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधानों को लागू करने वाला और अनुच्छेद 370 उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों के पूर्व प्रावधानों को निरस्त करने वाला कानून। आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर में लद्दाख के रूप में पुनर्गठित किया गया है। देखिए इसकी बात हो रही है, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं इसी दौर में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रभावी वाले और गुलामी के युग की याद दिलाने वाली आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसकी प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी थी, उसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर इस लोकसभा के दौरान एक बड़ा कार्य संपादित किया गया। इसी लोकसभा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब पुराने निरर्थक और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर एक कीर्तिमान रचा था। और वर्ष 2014 से अब तक ऐसे 1562 पुराने और अनावश्यक कानून समाप्त किए जा चुके हैं। आत्मनिर्भर होते भारत और परिपक्व होते लोकतंत्र के इस सशक्त प्रमाण ने भारत की संसदीय परंपरा को गरिमा प्रदान की है। 17वीं लोकसभा ने ऐसे आधार खड़े कर दिए जिससे युगों तक भारतीय संसदीय परंपरा के आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। विधायी और जन कल्याण के मुद्दों को प्रमुखता देने के साथ ही संसदीय परंपरा की गरिमा आगामी लोकसभा में भी आवश्यक देखने को मिलेगी, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। और इसका कारण भी है, भारत अब उन दशकों से कहीं आगे निकल चुका है जहां नागरिक अधिकार, जागरूकता और मतदान के महत्व को स्वीकार नहीं किया गया था, और अब इस परिपक्वता से आदर्श स्थापित करने का समय भी आ चुका है। ये आप देखिए, समय की नब्ज टटोलते कानून और संविधान। तो भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे पर लंबे समय से जारी बहस एक बार फिर से हरी हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 1973 के चर्चित केशवानंद भारती की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमति जाहिर करते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि संसद की शक्ति पर सवाल उठाने पर यह कहना मुश्किल होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। वस्तुतः इस सप्ताह सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड को नागरिक अधिकारों का हनन मानकर असंवैधानिक करार देती है। इसके साथ न्यायपालिका और विधान पालिका के बीच का समीकरण बहस के केंद्र में पहुंच गया है। इस क्रम में सुधारों के पक्ष में व्यापक जन समर्थन और पारदर्शिता को नजरअंदाज करने का परिणाम सामने है। चुनावी बॉन्ड के साथ चुनाव सुधार के प्रश्न पर बहस छिड़ती है और दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश सुधार के बिंदुओं को उकेरती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति पर हावी दोष के निवारण के लिए आज सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। हैरत होती है कि सत्ता में रहते हुए राजनीतिक दल जिन नीतियों और राजनेताओं को लागू करने की बात करते हैं, विपक्ष में होने पर उन्हीं का विरोध भी करती है, और इस मामले में तमाम दलों में एकरूपता भी दिखाई देती है। और राजनीतिज्ञों की प्रतिष्ठा का इससे सर्वाधिक हनन हुआ है। और वस्तुतः चुनाव पर आश्रित इस लोकतंत्र में चुनाव आयोग पार्ट टाइम काम करने वाली संस्था बनकर रह गई और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को विधान भवन से दूर रखने की राजनीति खानापूर्ति की कवायद साबित हुई है। इस मामले में की गई कोशिशें सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और के बदले नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था को गढ़ती प्रतीत होती है। और विधान भवन तक पहुंचने वाले दुष्टों को रोकने की जिम्मेदारी क्या चुनाव आयोग ही नहीं होनी चाहिए? क्या इस काम में सफलता मिली है? चुनाव की प्रक्रिया में इसके लिए मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। वैसे भी चुनाव प्रचार के क्रम में झूठ, भ्रम, भय का मायाजाल पसरता जाता है। आज मतदाताओं को इंटरनेट मीडिया पर अपनी बात रखने की छूट है। अपनी पसंद के प्रतिनिधि और राजनीति दल के विषय में मतदाता की बात का संज्ञान लेने हेतु चुनाव आयोग को बेहद प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहिए और लोगों की राजनीति में बढ़ती सक्रियता से इस लक्ष्य के अनुकूल वातावरण विकसित हो रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव के संभावित परिणाम पर आज हो रही चर्चा के केंद्र में भी इसकी अहमियत है। मतदाताओं का मत जाहिर होने के बावजूद यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की परिधि से बाहर है। आज़ादी के अमृत काल की संजीवनी इसके समायोजन में ही निहित है। तकनीक के उपयोग से हवा में विलीन होने वाली 85% हिस्से पर रोक लगाकर केंद्र सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। चुनाव प्रक्रिया में तकनीक के बेहतर उपयोग से मौलिक सुधार संभव है। इस पर कानून में संशोधन के लिए व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए। और संविधान के बुनियादी ढांचे का निर्गुण निराकार भाव कहने मात्र से किसी ठोस सिद्धांत का सगुण का साकार रूप नहीं धारण करता है। निश्चित ही संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध न्यायमूर्तियों की भावना का सम्मान करना चाहिए। ऐसे अवसरों की कमी नहीं है जब न्यायपालिका ने देश को सही दिशा में बढ़ने में सहयोग किया हो। पिछले संविधान संशोधनों को कसौटियों पर कसने
का काम भी न्यायपालिका को करना चाहिए। पिछले 5 दशकों से यह काम लटका है। विधि आयोग की नहीं बल्कि लोक समाज को भी आगे बढ़कर इसमें सहयोग करने से बात बन सकती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दूसरों के हिस्से का खड़ी खड़ी तंज कसा जा रहा है। दल बदल भाजपा बिन ना कोई सहारा, देख लीजिए। यूएई ने से समूचे विश्व को संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सप्ताह यूएई में एक मंदिर का लोकार्पण किया जो हिंदू धर्म की प्रतीक के साथ विश्व के अलग अलग धर्मों के बीच आपसी सद्भाव का द्योतक भी है। अभी धाबू में बना है ना, चलिए इसे भी देख लेते हैं। और जो पढ़ना हुआ अगर तो पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। आपको पिछले माह जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की और उससे पहले 11 दिन तक यम नियमों का पालन करते हुए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना की तो सनातन की शक्ति को समूचे विश्व ने देखा। हर भारतीय इस बात को समझता आ रहा है कि सनातन एक संस्कृति है जो समेकित विकास के साथ सदा नूतनता को अपने में धारण करती आ रही है। यही संस्कार अनेकता में एकता का रंग खिलाती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाड़ी देश की हालिया संपन्न 2 दिवसीय यात्रा का केंद्र बिंदु BAPS मंदिर का लोकार्पण रहा है जो संयुक्त अरब अमीरात में बनने वाले, आप देखते हैं कि बनने वाला दूसरा बड़ा हिंदू मंदिर है। BAPS यानी कि वोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा निर्मित इस मंदिर के साथ एक और बड़ी विशेषता यह भी जुड़ गई कि वहां की सरकार ने इस मंदिर को मुफ्त बिजली व पानी की सुविधा देने की बात कही है। यूएई में आप देखिए सनातन का डंका बजा और मध्य एशिया खासकर एक मुस्लिम देश में सनातन धर्म का मंदिर बनना कई मायनों में अलग है। प्रतिभा और नवाचार के मामले में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों में प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने समुदाय और संस्कृति के मामले में जो हासिल किया है वह दुनिया के लिए एक मॉडल है। भारत और यूएई के बीच सदियों पुराने संबंध हैं, हम उन्हें और मजबूत करना चाहते हैं। ऐलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारी रिश्ता प्रतिभा, नवाचार और संस्कृति का है। अतीत में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को फिर से सक्रिय किया है। दोनों देश एक साथ आगे बढ़े हैं। आज यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी, यूएई 7वां सबसे बड़ा निवेशक है। दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सहयोग कर रहे हैं। वस्तुतः दोनों देशों का रिश्ता हजारों वर्ष पुराना है। अबू धाबी में बने इस पहले मंदिर का निर्माण अपने आप में खास है। मंदिर के निर्माण में विश्व के कई प्रमुख धर्मों की मतों के लोगों ने सहयोग किया है। इस तरह यह मंदिर न केवल हिंदू धर्म का प्रतीक है बल्कि विश्व के अलग अलग धर्मों की आपसी सद्भावना और सहयोग का द्योतक भी है। और BAPS मंदिर हिंदू मंदिर पत्थरों से बना पश्चिम एशिया का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मंदिर के निर्माण के लिए 13.5 एकड़ जमीन दान की थी। यूएई सरकार ने जनवरी 2019 में 13.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटन की जिससे मंदिर के लिए कुल 27 एकड़ भूमि उपहार में दी गई। इस तरह मंदिर की जमीन मुस्लिमों द्वारा दी गई है। वहीं मंदिर के प्रमुख आर्किटेक्ट ईसाई हैं जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर सिख हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर पारसी हैं, तो वहीं स्ट्रक्चर इंजीनियर बौद्ध हैं और निर्माण हिंदुओं ने कराया है। एक और आप देखिए बड़ी विशेषता इसमें ये जुड़ी है कि इसमें मुख्य सलाहकार एथिस्ट हैं, यानी कि वे किसी धर्म को मत को नहीं मानने वाले। इस तरह मंदिर विश्व भर के कई धर्मों मतों व संस्कृतियों की एकता और सद्भावना का प्रतीक है। और इस मंदिर के शिल्पकार महंत स्वामी केशव जीवन दास जी और BAPS स्वामीनारायण संस्था के छठे और वर्तमान आप देखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु हैं। और आप देखेंगे महंत स्वामी महाराज जी का जन्म 1933 में हुआ था। पढ़ाई के दौरान महाराज जी की मुलाकात ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी योगी जी महाराज से हुई। वर्ष 1997 में महंत स्वामी महाराज ने अबू धाबी में एक मंदिर बनाने का सपना देखा जो अब साकार रूप ले रहा है। वस्तुतः इस मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में रखी थी। असल में यह नए भारत की पहचान है। वर्तमान दशक में भारत और यूएई के बढ़ते संबंधों की निशानी है। यह अनायास नहीं है कि G20 सम्मेलन की समाप्ति के बाद भी यूएई के सुल्तान भारत में कुछ दिन रुकते हैं। दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ती है, कारोबार को एक नई दिशा मिलती है और महज कुछ माह पश्चात विश्व को प्राचीनतम पश्चिमी एशिया में एक ऐसा हिंदू मंदिर निर्मित दिखता है जहां से समूचे विश्व के लिए शांति का संदेश दिया गया और जिसे पूरा विश्व आज निहार रहा है। यहाँ G20 की बात हो रही है तो ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में भी याद रखिएगा। देखिए
मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोगों को सभी संगठनों के बारे में याद रखना है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में इसका पहला सम्मेलन शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासीय अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने का काम करता है। 21 सदस्य हैं इसमें। अब एक और जुड़ गया ना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की एक कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, सुझाव है, तो आप लोग जरूर बताइएगा।